हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज बात करने वाला हूँ कि आपको बजट रिलेटेड कौन से सेक्टर पे फोकस करना है। ये निफ्टी का एनालिसिस नहीं कि निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है, वो मैं 31st को लेके आऊँगा आपके लिए बजट के एक दिन पहले। बट सेक्टर पे आप कौन सा फोकस करना चाहिए, ये आज मैं आपको एक साथ बात करने वाला हूँ। तो सेक्टर से मतलब जाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको सिर्फ सिंपल करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। हमारा जो टेलीग्राम है आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि बजट के पहले मैं आपको यहाँ पे यू नो बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, तो हम एक्टिव रहेंगे यहाँ पे। साथ में ट्रेडिंग करेंगे, लाइव भी आऊँगा मैं। पूरे बजट रिलेटेड, पूरे बजट में आपके साथ लाइव रहूँगा मैं। और हम टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हमारे क्या थॉट्स और क्या व्यू है मार्केट को लेकर। ओके, अभी हम पढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीनर डॉट इन पे जाना है। स्क्रीनर डॉट वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे स्क्रीन्स करके आएंगे, स्क्रीन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेक्टर्स मिलेंगे, राइट। यहाँ पे सेक्टर, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा है, बहुत इजी स्टेप है। क्या करना है आपको, यहाँ पे सेक्टर से नाम है, आपको एक एक क्लिक करना है। जैसे पहला सेक्टर है यहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस, इस पे क्लिक किया। आपको सिर्फ ऊपर के दो कंपनी पे फोकस करना है। ओके, ऊपर के दो कंपनी पे, जैसे अभी यहाँ पे BEL है और BHEL है। ओके, ये दो कंपनी ये सेक्टर की टॉप कंपनी है। ओके, क्योंकि इनका मार्केट का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है ये सेक्टर में, तो इन पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो अभी हम बात करेंगे आपके कि कौन से सेक्टर पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले मैं सेक्टर की बात करूँ तो वो यही है, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर क्यों भाई? पहली बात तो अगर आप देखोगे तो जो ट्रम्प चीचा है, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने पूरे दुनिया में टैरिफ का आतंक करके रखा है। हर दूसरे कंट्री के साथ वो पंगे ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा डर लग रहा होगा कि कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो वर्ल्ड वॉर के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर रहने के लिए हमें डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमारे पहले, क्योंकि हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग ना होगा तो हम खुद का प्रोटेक्शन कैसे करें, हम सिटीजन्स का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। दूसरी बात, अगर हमें जो विकसित भारत है 2047 तक बनानी है भारत को, तो डिफेंस सबसे स्ट्रांग करना है गवर्नमेंट का। इसीलिए आप देखोगे तो पिछले इतने साल से डिफेंस को लेके हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती है। तो आई गेस ये साल भी कुछ हाइक हो सकता है डिफेंस में, उनके बजट रिलेटेड। तो आई गेस उनका लोकेशन बहुत हाइक हो सकता है डिफेंस में, तो आप इस पे स्पेशली फोकस करना। सो डिफेंस में HAL BEL। ओके, तो डिफेंस में अपन अपन फोकस रख सकते हो। तो दूसरा है एग्रीकल्चर एंड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर एंड फूड, देखो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ट्रेड डील क्यों नहीं की US के साथ? क्योंकि उनके गवर्नमेंट इंडिया के फार्मर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तरफ से अच्छे खासे वोटिंग जाती है, तो अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो उनके भी वोट्स खराब हो गए और देश की इकोनॉमी भी अनस्टेबल हो सकती है उसकी वजह से। तो फार्मर्स के लिए कुछ अच्छे से लेके आ सकते हैं। फार्मर रिलेटेड स्टॉक कौन से हो गए आपको दिखाता हूँ मैं। टाटा कंज्यूमर, मारिको, तो ये LTF, LT फूड, बलरामपुर चीनी, शुगर स्टॉक एंड ऑल। सबको इन पे फोकस करना है। अभी इनसे रिलेटेड स्टॉक कौन से होते हैं, फार्मिंग के लिए क्या लगता है, ट्रैक्टर लगता है, स्प्रिंकलर्स, पानी लगता है। तो ऐसे इनसे रिलेटेड भी आप स्टॉक देख सकते हो, उनके लिए भी कुछ आ सकता है। ओके, बाकी या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में तीसरा स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत हेवीली डिमांड अभी सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊँ, ओ एंड कैसा एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, यहाँ पे है नहीं एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे दो स्टॉक मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। वो है JWL, जुपिटर वैगन्स, यानी रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि देखो, कमर्शियल बिल्डिंग बॉडी, प्राइमरी बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग, मेटल फैब्रिकेशन नहीं, तो JWL पे फोकस करना है। दूसरा आपको फोकस करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, IRB इंफ्रा पे आप फोकस कर सकते हो। ये भी एक कंपनी बहुत अच्छी से अंडर वैल्यू हो चुकी है। अंडर वैल्यू नहीं बोलूँगा, रीजनेबल बोलूँगा इसको। बट इस पे आप फोकस कर सकते हो कि रोड का काम, जो हम बोलते हैं हम टोल टैक्स देते हैं, वो यही कंपनी को जाता है मोस्टली। तो इसके ही आपने देखे होंगे बार ऑफिसेस। फिर और कंपनी है कि GMR इंफ्रा, आप देखोगे, सॉरी अभी GR एयरपोर्ट्स हो चुका है वो। आप इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। इसके लिए भी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर रहता है
इंडिया का। तो आप इस पे भी फ़ोकस कर सकते हो क्योंकि एयरपोर्ट को भी डेवलप करना पड़ता है, तो इस पे भी कुछ फ़ायदा होगा। बाकी इसमें मेरे को और केमिकल्स स्टॉक्स ले सकते हैं। अब इसमें आप गुजरात फर्टिलाइज़र वगैरह देख सकते हो, यू नो। फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स, देखो आप इस पे भी फ़ोकस रखना, ओके? हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स पे, क्योंकि अगर आपने ईयू और इंडिया की ट्रेड डील देखी होगी, तो इसमें ये कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है। इन पे इन फार्मा, आप बोल रहे हो फार्मा के साथ ही हुआ है, लेकिन फार्मा में क्या है, उनके हेल्थ केयर इक्विपमेंट सप्लाई हो गए। तो आई गेट्स पॉलीकेयर पॉली मेडिकेयर एक जो शेयर है, इसको फ़ोकस करना, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 32% इंडिया यूरोप जाता है इसका, 32% यूरोप जाता है, तो इस पे भी आप फ़ोकस कर सकते हो। फिर लक्ष्मी डेंटल है, फिशर मेडिकल है, तो आप इस पे भी फ़ोकस कर सकते हो। फिर है अपना आईटी, देखो आईटी एक है क्योंकि गवर्नमेंट का हेवीली फोकस है एआई पे। अपनी कंपनी अभी तक एआई अडॉप्ट नहीं किया है, अभी कर रही है, डेवलपिंग स्टेज पे एआई अडॉप्ट करना। तो आई गेस आईटी सर्विसेज आप देख सकते हो, आईटी सॉफ्टवेयर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन पे आप फोकस कर सकते हो हेवीली, क्योंकि एआई को गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत बहुत फास्टली इम्प्लीमेंट करेंगी अभी, जो कि दुनिया भर के मार्केट्स ऑलरेडी, दुनिया भर की कंट्रीज ऑलरेडी एआई को अडॉप्ट करके, पर भारत ने अभी तक किया नहीं। फिर और एक है पावर सेक्टर में आप देख सकते हो अदानी पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी ग्रिड। सो ये जो स्टॉक्स है आपको यहाँ पे फोकस करना है, स्पेशली आपको अदानी पावर, टाटा पावर, और एनटीपीसी एक है। और मेरे को कोई इतना पसंद नहीं इसमें, बट पावर ग्रिड है अच्छा, बट ठीक है, वो उसका नेगेटिव क्वार्टर प्रॉफिट है, ओके? ये तो नेगेटिव, बट आई गेस अदानी पावर इनमें से सबसे स्टेबल होगा, ओके? अदानी पावर और टाटा पावर इनमें से सबसे स्टेबल है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अदानी पावर और टाटा पावर के लिए कुछ अच्छी आ सकती है, और रिन्यूएबल पे बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का, रिन्यूएबल एनर्जी पे। अगर आप देखोगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि गर्मी, अगर आप गर्मी के सीजन में देखो तो एक्सट्रीमली गर्मी हो रही है, ठंडी के एक्सट्रीमली ठंडी, बरसात के टाइम पे एक्सट्रीमली बारिश आ रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे इन पे फ़ोकस कर सकते हैं। अभी इसका ही अल्टरनेटिव मैं आपको और एक बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, रिन्यूएबल का सेक्टर पे आना है। कौन सा? रिन्यूएबल, इरेडा, सबसे बड़ा प्लेयर। इरेडा पे आपको फ़ोकस करना है। ये भाव पे आपको इरेडा मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है मिलना अभी। 129 पे आ चुका है इरेडा। मैंने एक शायद से 2024 या 23 में एक रिपोर्ट आई थी, जब इसने ऑल टाइम लगाया था इरेडा ने। एक सेकेंड, ऑल टाइम आया बढ़ के, एक न्यूज़ आई थी कि इरेडा 60% तक गिर सकता है। और वो आई गेस उनकी प्रेडिक्शन करेक्ट हो गई, या एनालिसिस करेक्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहीं पे कहीं पे शॉर्ट किया था उनको एरेडा को। अभी वो इतने बड़े इस पे, तो अगर अभी वो प्रॉफिट उनका टारगेट हिट हुआ होगा तो अच्छी बात है। 120 का टारगेट था, 120, 130, सो 126, 129 हो चुका है आज। और इरेडा आप देखो, तो इरेडा बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने अपने 2030 तक के प्लान इन्होंने डिस्क्लोज कर रखे, कि उन बहुत बड़ी कंपनी बननी है उनको। तो इन पे भी आप फोकस करिए। वारे रिन्यूएबल, वारे एनर्जी, ये सोलर स्टॉक्स पे भी आप फोकस करना। सोलर हमने शेयर करके रखा है हमारे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स हमें मिल रहा है हमारे बाइंग से, ऑलमोस्ट 8% आप है वो। और और भी फोकस हो सकता है सोलर स्टॉक पे, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आ रही है जहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है सोलर्स पे, वो और बढ़ सकती है, ऐसा मार्केट का प्रिडिक्शन है। और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सिल्वर के भाव, सिल्वर के जो रेट्स है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, क्योंकि फिर सिल्वर्स के रेट इतना ज़्यादा है, तो कंपनी को इतना इतना फ़ायदेमंद नहीं रह रहा है, तो गवर्नमेंट इनको हेल्प कर सकती है। तो वारे और प्रीमियर भी है, कि प्रीमियर एनर्जीज, पर मेरे को वारे ज़्यादा पसंद लगता है, तो वारे लेंगे हम, ओके? इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सेक्टर के बारे में, जो कि होगा ईएमएस सेक्टर। ईएमएस सेक्टर मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो अभी इनके इनके अंडर कौन सी कंपनी आती है? सबसे बड़ी कंपनी आती है डिक्सन। इनमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हो डिक्सन कितना सस्ता हो चुका है ऑलमोस्ट।
हमने ऑलमोस्ट मेरे जो बाइंग रेंज है उसके ऊपर उसके नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट। हमने 11,000 कुछ तो बात किया था, अभी 10,184 चल रहा है, आई नो। बट मैं बोल रहा हूँ ये एड ऑन टिप्स वाला है। ये जो शेयर है ये गिरावट एड ऑन टिप्स की क्यों? क्या अगर आप डिक्सन के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 500 से 2500 तक गया था। सोचिए 2500 गया था, उसके बाद सॉरी सॉरी 600 से 5,000 तक गया था, फिर वहां से 2,500 रुपये आया था, और वहाँ 2,500 से सीधा 18,000 तक गया था। तो ये रिट्रेस करते रहता है कि, और इसके लिए इसकी वैल्यू इसको जो मिलती है, आप देखोगे डिक्सन की जो वैल्यू है, आप देखो डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसको जो वैल्यू मिलती है 47 का पी, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा नहीं, सस्ता है इसके लिए। आप देखोगे इसका मेडन पी 104 का, और अभी 47, तो इसके ऑलमोस्ट आधे पी पे अभी ये चल रहा है। तो ये एक मस्त स्वभाव है, और ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म वाला बंदा है ये, ऐसा समझ के चलो इसको। तो हर गिरावट में आपको ये खरीदना है। अब भी ये जो ओवरसोल्ड है RSI, ये मेरे हिसाब से RSI ओवरसोल्ड और 200 EMA स्ट्रेटेजी परफेक्ट बैटरी यहाँ पे। आप इसके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बना सकते हो 35,000 40,000 प्लस के टारगेट्स के लिए मेरे हिसाब से। इसके बाद इस पे जो दूसरी कंपनी आती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या करती कंपनी, बात करते हैं हम। सेम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का पीजी ग्रुप की एक स्टैंडर्ड कंपनी 1977 से बनी है, और ये भी EMS प्रोवाइडर है। सो जैसे डिक्सन है वैसा भी है, ये भी ये बनाती है EMS सेक्टर पे अच्छे से इसको। अब इसके ऑपरेटिंग मेरे को सिर्फ मार्जिन देखने हैं। डिक्सन के 4-5% और इसके 10% है, तो ये भी एक बढ़िया कंपनी है, बट इसका मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है, इसके पास इतना कस्टमर बेस नहीं जितना डिक्सन के पास है, तो इसीलिए डिक्सन को ज़्यादा वैल्यू मिलती है। ओके, क्योंकि डिक्सन मार्केट लीडर है इसमें। अगर आप देखो तो पीजी इलेक्ट्रोब्लास्ट भी बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे गिरा है, ऑलमोस्ट 52% तक गिर चुका है। अभी ये 52% डाउन है। ये जो मेरे हिसाब से ये जो रेट आपको वापस नहीं मिल सकते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छी बातें हैं। फिर कैंस टेक्नोलॉजी, लेकिन कैंस टेक्नोलॉजी भी एक है शेयर, लेकिन उसके इंटरनल उसका जो मैनेजमेंट उनमें उसमें दिक्कत है, तो फिर मैं उसको इग्नोर करूंगा अभी के लिए। अगला जो सेक्टर मेरे हिसाब से आपको ध्यान में देना है, वो हो सकता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर हो चुका है अपना, हेल्थ केयर हो चुका है, मीडिया हो चुका है, पावर, रियलिटी सेक्टर। मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी सेक्टर हमने मिस किया है। ओके, मैं ये बता रहा था रियलिटी सेक्टर में आप बात करो DLF की, आप बात करो लोड़ा कंपनीज की, फिनिक्स मिल की, प्रेस्टीज इस्टेट की, सबसे आउट परफॉर्म करेगा अभी फिनिक्स मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट गिरावट इतनी नहीं दिखाई है फिनिक्स ने, राइट। फिनिक्स मिल PHOV है, PHOV। ओके, फिनिक्स आप देखोगे तो जहाँ पे रियलिटी सेक्टर क्रेजीली क्रैश हुआ है, ये इतना क्रैश नहीं हो रखा है, ये अपने EMA से भी ऊपर है। इसने ऊपर से कितना गिरावट की है, 13% ओनली, जहाँ पे रियलिटी सेक्टर खुद 18 to 20% की इंडेक्स गिरा हुआ है, लेकिन ये 13%, ये आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। आप इस पे भी फोकस कर सकते हो। गोदरेज प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बड़ा नाम है, इसमें गिरा हुआ है अच्छा खासा। मैंने टेलीग्राम पे डाला है, ये रेंज है। आप इस पे फोकस कर सकते हो, लॉन्ग टर्म स्टोरी आपको रखना है इस पे भी। और रियलिटी सेक्टर में मेरे को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आप अगर देखोगे एक घर खरीदना मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लोन भी अभी गवर्नमेंट दे रही है। तो आई गेस कुछ अच्छी स्कीम्स आ सकती है, तो उसके तहत रियलिटी सेक्टर पे कुछ फर्क पड़ सकता है। अभी इसमें इसमें ही हमने और एक सेक्टर बोल दिया जो कि होगा फाइनेंस सेक्टर। ओके, फाइनेंस सेक्टर मेरे को इतना क्यों आउट परफॉर्म नहीं लगता, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि RBI ने ऑलरेडी सब चीज़ें करके रखी है। ओके, RBI ने क्या किया, अपनी तरफ से सब OTO ने सर्कुलेट किया, फंड सर्कुलेट किए। तो फाइनेंस सेक्टर मेरे को, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर का ऐसा लगता है, जैसे HDFC बैंक हो गया, फाइनेंस सेक्टर हुआ, फिर NBFC में आप पकड़ लो, फेडरल बैंक एक है, NBFC नहीं है, अलग ही है, बट बैंक ही है, अच्छी मिड कैप है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी। तो बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी चला हुआ है, फाइनेंस सेक्टर ऑलरेडी चला हुआ है। हाँ, लेकिन अगर इसके रिलेटेड लेंगे हम रियलिटी सेक्टर के, तो रियलिटी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आता है एक। तो आई गेस इनके लिए कुछ अच्छी बात आ सकती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को।
यहाँ पे अब मैं इसको चार्ट निकाल लेता हूँ ये। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस मेरे को लग रहा है कि एक आउट परफॉर्म कर सकता है पे मार्केट को। देखो शेयर कितने जा रहा है, RSI ऊपर, तो बुलिश डाइवर्जेंस भी आ रहा है यहाँ पे, अलोकेशन चलेगा। मेरे हिसाब से आपको ये रेट मिलेगा नहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, मैंने बोला है। RD पे आप इसको खरीदो और भूल जाओ, ये भी लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टोरी है। हमने अराउंड 94 के आसपास आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने बोला था हर डिप पे आप खरीद सकते हो, तो मैं अभी भी आप खरीद सकते हो इसको, अगर आपको एवरेज करना हो तो कर सकते हो। बाकी ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है और इसको भी आप छोड़ सकते हो ऊपर के, लाइफ टाइम ही छोड़ दो आप इसको, क्योंकि बजाज कंपनी ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया की। तो आपके साथ एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म स्टोरी आपको मिलती है यहाँ पे भी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये थीम समझ में आई होगी कि बजट में आपको कहाँ फोकस करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। और यस हम यहाँ पे बजट के दिन यहाँ पे लाइव आने वाले पूरे जो बजट होगा पूरा मार्केट हम लाइव करेंगे मोस्टली। और गाइस मैं बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट है, ये जो डीप मिल रही है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतना याद रखना। सो थैंक यू, लव यू ऑल।